हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए, और इसमें जो सब्जेक्ट हम बात करेंगे वो है हिंदी का। वही क्लास 10th का जो हिंदी है गोधली भाग 2, उसी का चैप्टर फर्स्ट आता है। क्या है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसी का हम सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ही ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का जो वीडियो है ना आपको सबसे पहले आपको पहुंचता रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक पहले जरूर देख लीजिएगा। तो पहले है क्या, फर्स्ट जो आपका चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहले इसके हम थोड़ी सी बेसिक चीज को समझ लेते हैं जो आपकी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले समझ लेते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं और इसको कौन लिखे हुए थे। तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। यह आपका दिया रहेगा कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर भी इसका पूरा नाम दिया हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीजें समझ लेते हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में हमें सहूलियत मिले, हमें अच्छा लगे, हल्का सा लगे। क्या है तो भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ है। यानी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे क्या है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कहाँ पे हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और किस तरह के परिवार में हुआ था, तो एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। फिर कह रहा है इस पाठ में बाबा साहब के विख्यात भाषण, इनके सबसे जो फेमस भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरण जातिवाद उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है, तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से वह लिया गया है, वहां से वह लिखा गया है। कह रहा है कि यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल, जो लाहौर के वार्षिक सम्मेलन, आपसे क्वेश्चन पूछा कि जाति पाति तोरक मंडल कब हुआ था, तो आपको कहाँ हुआ था, तो 1936 ईस्वी। कहाँ पे, तो लाहौर में हुआ था। बाबा साहब का जो निधन है 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। जो इनका निधन जो है 1956 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो इनका निधन दिल्ली में हो चुका था। आपसे पूछेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। निधन कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अब यहाँ से जो प्रश्न आता है ना, जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस सभी प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे। उसका आंसर मैं यहाँ पे बहुत बेहतर तरीका से आपको आंसर को समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत बेहतरीन तरीका से, देहाती भाषा में, यानी जो गांव देहात की भाषा है उसी तरह से हम इसके आंसर को तैयार किए हैं, जो आपके लिए जल्द ही याद हो जाएंगे। आपको रटने का कोई ज़रूरी नहीं पड़ेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आराम से इसको लिख सकते हैं मेरे दोस्त, और इसको एक दो बार इस वीडियो को जब देखिएगा ना शांतिपूर्वक ध्यान से, तब आपको अच्छे प्रकार से यह समझ में आ जाएगा, याद करने का झंझट भी आपसे खत्म हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। जो लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वह किस तरह की विडंबना की बात करते हैं, बात तो करते हैं, लेकिन उस विडंबना का स्वरूप क्या है उसके बारे में आपको इस प्रश्न का आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी विडंबना की बात करते हैं। यानी जो लेखक जी हैं भीमराव अम्बेडकर, वह विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद पोषक की कमी नहीं है। यानी कह रहा है कि अभी भी जो है ना जाति पाति के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवादी का भी कमी नहीं है, जिसका स्वरूप कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, यह श्रम विभाजन के साथ साथ एक श्रमिक विभाजन का रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है, जो उचित नहीं है। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न आता है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो लेखक है जातिवाद के पोषक है, उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो जातिवाद के जो पोषक है, जो जातिवाद के बारे में जातिवाद करते हैं, उनको इसमें क्या तर्क है। इसका आंसर है कि जातिवाद के पोषक के तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज में वह अपना काम जाति पाति करता है, लेकिन वह प्रवचन देता है, सबको समझाता है कि आधुनिक सभ्य समाज
कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, वह सब जो है ना एक श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है जो उचित नहीं है। वह जाति प्रथा को मानता है, लेकिन वह भाषण में सबको समझाता है अपनी बात में कि एक श्रम विभाजन का आवश्यकता है। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जो जाति प्रथा है ना, वो जाति प्रथा नहीं करके और श्रम विभाजन कर देता है। उसके बताता है कि तुम यह काम करोगे, वह काम करेगा, उसी के काम के हिसाब से उसको जाना पहचाना जाने लगता है। तो वही कह रहे हैं जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला जो प्रश्न आता है 3 नंबर, जातिवाद के पोषक पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जो इसके पक्ष में जो तर्क देते हैं, तो लेखक का क्या तर्क होता है उसके बारे में आपको आंसर में बताना है। कि इसका आंसर है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति है। उनकी पहली आपत्ति यह है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ से श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। जो जाति प्रथा है ना, श्रम विभाजन तो कर ही रहा है और साथ ही साथ वह क्या कर रहा है, तो श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। भारत की जाति प्रथा दूसरी विशेषता यह है कि श्रमिक का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देता है। यहाँ पे तो श्रमिक विभाजन करता है, लेकिन ऊंच नीच का यहाँ पे भेदभाव हमारे पास जो बिहार यानी भारत में है वह बना रहता, उस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी रहती है। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, यानी क्यों नहीं कही जाती है। तो क्या कह रहा है इसका आंसर कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है। यह मनुष्य का रुचि पर आधारित नहीं है, ठीक है। यानी इसको यह कहा जाता है था पहले के ज़माने में जो कास्ट है उसका जो चीज़ करने के लिए है, जैसे कि यहाँ पे हम कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह शब्द हमें प्रयोग नहीं करने चाहिए, लेकिन अब की समझाने के लिए हम उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर जो कोई चमार जाति का होता है, ठीक है, तो उसके पहले हिसाब से उसका यह जीवन सीमित हो जाता था कि वह जो चमार जाति का है, चमार वर्ग का जो व्यक्ति है, वह जूता ही सिएगा, चमड़े का ही काम करेगा, ठीक है। और जो कास्ट हो, बनिया वर्ग का जो हो, अपना वो जो काम है उनका तेल निकालना, तेल पेरना और सामान को खरीदना बेचना, वही काम करेगा। जो वर्ग पहले का हिसाब से, जो पहले जाति के हिसाब से उसके कार्य को बांटा जाता था। अगर जो कोई दुसाध है तो उसका क्या होता था, ताड़ी उतारने का जो काम होता था, उसका जो काम है उसके हिसाब से उसको पहचाना जाता था, उसको उस तरह से उसको घृणा होती थी, उसको आज़ादी नहीं मिलता था कि हाँ हम किसी दूसरी जाति को होकर अपनी जो पुश्तैनी चीज़ है, पुश्तैनी यानी पहले से जो पूर्वजों ने हम पर थोप दिया है, हम पर लाद दिया है, उस चीज़ को छोड़कर हम कोई दूसरी बिजनेस या दूसरी तरीका में अपनी किस्मत को आजमाए, यह पहले के ज़माने में नहीं होता था। वही इसका आंसर है। फिर से समझिएगा मेरे साथियों, कह रहा है कि जाति भारत समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह हमारी आपकी रुचि पर आधारित नहीं है। हम आप जो कास्ट के होंगे उसी के आधार पर हमें काम करना है। अगर जो रुचि है हम दूसरे बैक कास्ट का है, बहुत छोटा सा कास्ट का है, डूम है, चमार है, अगर हमें कुछ बड़ा करने का चीज़ है तो पहले में हम नहीं करते, उसकी रुचि पर आधारित नहीं है। इनसे मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे को दृष्टिकोण, जैसे माता पिता सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही यथार्थ गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य की पेशा का निर्धारित कर दिया जाता है। यानी किसी बच्चा को पैदा होने से पहले ही उसके लिए कार्य तैयार रहता है, उसके लिए जो काम है वह तैयार रहता है कि हाँ यह बच्चा जिस वर्ग का होगा वही काम करेगा, वही हो जाता है। तो उसके गर्भ में ही बच्चा क्या जाने कि हम किस जाति में पैदा हो रहे हैं। अगर यह बात जब जानकर कोई बच्चा पैदा होता तो सब मनुष्य है ना उच्च कोटि में जन्म लेना चाहता। लेकिन यह जो बात है यह एक भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ी तमाचा है कि गर्भ में ही उसकी जाति का, उसके धर्म का और उसका जो पेशा है ना निर्धारित कर दिया जाता है, लेकिन यह उचित नहीं है। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है।
जो जाति प्रथा है ना, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किस तरह से बना हुआ है? तो कह रहा है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। जो हम लोग हिंदू धर्म है ना, वह किसी दूसरे को ऐसे पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसके पैतृक पेशा न हो, जो उसका पहले का पेशा न हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। यानी कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार आपका जो जाति है उससे आप काम कर रहे हैं, तो वह जो आपका धर्म है ना, आपका जो जाति है ना, वह किसी दूसरे विशेष काम करने के लिए आपको अनुमति नहीं देता है। इसीलिए भारत में अभी भी बेरोजगारी बनी हुई है और बेरोजगारी बनी ही रहेगी मेरे दोस्त। फिर अगला नंबर प्रश्न आता है 6 नंबर। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? कह रहा है कि गरीबी और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या जो लेखक है क्या मानते हैं और क्यों मानते हैं, उसी के बारे में आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। तो इसका आंसर क्या है? लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा को मानता है। यानी गरीबी और किसी को प्रताड़ित करने से ज्यादा समस्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा को यहाँ पे मानता है लेखक। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को रुचि के साथ करते हैं। यानी होता ही क्या है कि बहुत सारे दोस्त, बहुत आप ही हो, हम ही हो, जो हम कास्ट कोई दूसरे का हो, लेकिन हमारा जो रुचि है ना किसी दूसरे कार्य में ज़्यादा रुचि है, हम उस कार्य में करने के लिए बिना पैसा के, बिना सुबह शाम देखे हुए इस काम को हम कर सकते हैं ना, वही कह रहा है रुचि के साथ करते हैं। और जिस काम में दिल और दिमाग नहीं लगेगा तो कोई सफलता प्राप्त नहीं होगा। यानी आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाएगा, वह काम को ना आपको दिल और दिमाग लगेगा तो वह काम सफल नहीं होगा, सही नहीं हो सकता है। अतः निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गरीबी और उत्पीड़न बड़ी समस्या नहीं है जितना श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। यानी सबसे बड़ी समस्या गरीबी से भी बड़ी समस्या क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गरीबी से भी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वह गरीबी नहीं है। क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा सबसे बड़ी समस्या इस देश के सामने आ पड़ी है। फिर अगला नंबर जो प्रश्न है ना, क्या कह रहा है? 7 नंबर। लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। क्या कह रहा है? लेखक ने कई पहलू से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। जो लेखक है इसको अनेक प्रकार से जाति प्रथा को एक हानिकारक रूप में दिखाया है, जो निम्नलिखित है। जाति के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक होता है, यह बेरोजगारी को बढ़ाता है। अरुचि और व्यवस्था से श्रम का चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरनाक साबित होता है, यह लोगों को भी आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है। और लास्ट नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे 8 नंबर। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने बताया है कि बहुविध गीतों में सबका मान सम्मान होना चाहिए। यानी यहाँ पे लोकतंत्र में सबका मान और सबका सम्मान होनी चाहिए। सबको उनकी रक्षा के लिए प्रति सजग रहना चाहिए, सभी को अपनी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, उत्सुक होनी चाहिए। सामाजिक जीवन में अवैध संपर्क के अनेक साधन तथा अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। तत्पर कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। यानी कह रहे हैं लेखक कि समाज में ऐसी भाईचारा होनी चाहिए कि जिस तरह से हम लोग अगर जो दूध में पानी को मिला देते हैं तो उसको अलग करना बहुत कठिन होता है, उसी तरह से समाज में जो वर्ग के लोग रह रहे हैं, सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, अलग अलग जाति के हैं, जो सबको एक साथ भाईचारे के साथ रहना होगा। और किस तरह से? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होनी चाहिए। और इसी का नाम लोकतंत्र है। और इसी का जो नाम है ना, इसी का असल में नाम, इसी को लोकतंत्र बोला जाता है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन से उठकर अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है तो उसको कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति को लोकतंत्र का विशेष ज्ञान है। फिर आगे इसमें है, लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। यानी शासन करना ही लोकतंत्र नहीं है। यानी होता क्या है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि शासन करना ही लोकतंत्र है, तो नहीं मेरे दोस्त, शासन करना लोकतंत्र नहीं है। सबको
एक साथ सजग रहकर सबको एक साथ संगठित कर कर अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को चलाना और जाति प्रथा से उठकर और श्रम विभाजन से उठकर कोई ऐसी कार्य करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। बल्कि मिलजुल कर रहने से ही चलने की एक रीति है। यह जो प्रश्न यहाँ पे हम लोग 8 प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त बात किए हैं। जो आपके सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना, जिसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक। इसका जो बेसिक चीज़ मैं बता दिया हूँ, इसमें 8 प्रश्न के बारे में मेरे दोस्त बात कर लिए हैं। जो आप इस प्रश्न को आराम से लिखकर इस प्रश्न को 2 बार 3 बार याद कीजिएगा, चाहे इस वीडियो को 2-3 बार करके आप देख लीजिएगा ना, तो आपसे मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यह जो प्रश्न है ना आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। और अभी से ही आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आपको भी लाना है एकदम हाईएस्ट मार्क्स लाना है। 2023 में आपको बेहतर मार्क्स लाना है और इस चैनल से बने रहिएगा ना, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास देता हूं कि हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर कराते रहते हैं मेरे दोस्त। अगर जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।